नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690653066089723864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी पीटी के फुल लेंथ सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो ना देखे हैं वो लोग ये वीडियो जरूर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप बताना चाहता हूँ, यूपी पीटी वीडियो री एग्ज़ाम जो होने वाला है उन सभी एग्ज़ामों के लिए हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। लोग यहाँ पर 4 यात्री दिए गए हैं, फायान, इत्सिंग, मेगस्थनीज और फेनसांग। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले मेगस्थनीज भारत में आया था और यह लगभग 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसके बाद फायान भारत आया था, यह लगभग 400 ईस्वी में आया था भारत और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। इत्सिंग यह लगभग 670 ईस्वी के आसपास आया था और ह्वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग 630 ईस्वी में भारत आया था। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले आपका मेगस्थनीज आएगा, दूसरे स्थान पर फायान, तीसरे स्थान पर ह्वेनसांग और चौथे स्थान पर आपका इत्सिंग आएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग कलिंग युद्ध का वर्णन आपको कहाँ मिलता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वह 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के। और कलिंग युद्ध जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह 261 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे कलिंग युद्ध में। और कलिंग जो वर्तमान जगह है वह आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? 1882, 1877, 1881 या 1884? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था जब प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। और इसी के शासनकाल में जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी और पहली आधिकारिक जो जनगणना है वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही शुरू की गई थी और इसे लोकप्रिय वायसराय भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह गरन दल के प्रमुख नेता थे और साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन में जो है लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है और उसी के उपरांत इनकी मृत्यु हो जाती है 1928 में। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, इसमें कुल 3 सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो वर्ष 1953 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे। फजल अली अध्यक्ष थे और अन्य जो 2 सदस्य थे वह हृदयनाथ कुंजरू और एम पाणिकर जो है यह सदस्य थे। तो टोटल 3 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग और इसी की सिफारिश पर 14 राज्य बने थे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न। लोग भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित है इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाडकर ने 1957 में की थी और वर्ष 2003 में इसे यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है भीमबेटका गुफा को। और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पे एक नाम है जेम्स प्रिंसेप, इसे ने 1837 में
अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप लोग इसको भी नोट करते चलिएगा। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? कुशीनगर, श्रावस्ती, वैशाली या सारनाथ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। और श्रावस्ती है कोसर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाजनपद कुल 16 थे, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और इन्हीं के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। सती प्रथा का जो अंत है वह इन्हीं के प्रयास से 1829 में किया गया था। और इन्हें राजा की जो उपाधि है वह अकबर द्वितीय ने दिया था। यह भी आपको नोट करते चलिएगा। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की जो है उपाधि दी थी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, कोच्चि, मुंबई या अहमदाबाद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील या बोलीविया? तो ये जो चारों देश हैं ये सभी दक्षिण अमेरिका के चारों देश हैं। इनमें अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील से मकर रेखा गुजरती है, बोलीविया से नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी बोलीविया से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 4 देश हैं, इनमें अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील और पराग्वे, इन चारों देशों से मकर रेखा गुजरती है, बोलीविया से नहीं गुजरती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? तो माउंट टिटलिस ये आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भद्रा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यह कर्नाटक में स्थित है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। और यह कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। अगुलहास जलधारा किसमें चलती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अगुलहास जलधारा या हिंद महासागर में चलती है। और यह एक गर्म जलधारा है। अगुलहास यह एक गर्म जलधारा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संविधान में वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? 66, 61, 100 या 97? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कुल 61 विषय शामिल हैं वर्तमान में राज्य सूची में। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में कुल 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। और वह जो है आपकी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। आप लोग बताइएगा कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग वीडियो देखिए और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करिए, क्योंकि जो जितने भी फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताए जाते हैं आप लोग उसको नोट करते चलेगा। जरूरी नहीं कि प्रश्न आपको डायरेक्ट मिले, आपकी व्याख्या से भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जितने भी फैक्ट बताए जाते हैं आप लोग जरूर अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी या कनाडा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था जो भारतीय संविधान में लिया गया है वह ब्रिटेन से लिया गया है। बाकी अन्य देशों से क्या क्या लिया उनको हम लोग देख लेते हैं। आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। केंद्र राज्य की शक्तियों का जो वितरण है वो आपके कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से जो है आपातकाल लिया गया है। आपातकाल जो है वो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का जो प्रबंध है वह सभी। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 3 बार कुल भारत में आपातकाल लगा है। पहला जो आपातकाल है वह 1962 में लगा था, दूसरा 1971 में और तीसरा आपका 1975 में लगा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 3 आपातकाल की चर्चा की गई है। पहला जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा जिसे आप लोग सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तीसरा आपका वित्तीय आपातकाल। और यह संविधान के भाग 18 में निहित है और आर्टिकल 352 से लेकर यह 360 के मध्य है। और प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछता है
कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा। तो यह अभी एक भी बार भारत में जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, जो आर्टिकल 360 में इसका वर्णन है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। आर्टिकल 40, 41, 39 या 44। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आर्टिकल 40 के तहत वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 40 में किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है। तो इसका जो इसे जो है ये आपके दिल्ली में बनाया गया है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बढ़ते कचरे के समाधान के लिए इसे बनाया गया है दिल्ली में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, नीला, बैंगनी, पीला या हरा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बैंगनी की जो तरंग दैर्घ्य वह सबसे कम होती है और लाल की जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे ज़्यादा होती है। दोनों फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। वायु की गति किससे नापी जाती है, एनेमोमीटर, बैरोमीटर, पायरोमीटर या अल्टीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए एनेमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। बल गुणनफल है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं यह बराबर ma होता है। द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वह बल होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। टोकोफेरॉल विटामिन का रासायनिक नाम आपको बताना है, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। बाकी अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्विनोन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। तो इस प्रश्न जो आंसर होगा वह विटामिन ई टोकोफेरॉल। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति 1949 में जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, आर गॉडगिल, वी आर दादा भाई नौरोजी या पीसी महालनोबिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पीसी महालनोबिस को राष्ट्रीय आय समिति 1949 का अध्यक्ष बनाया गया था। इनमें 2 सदस्य चुने गए थे, वह आपके वी आर राव जी थे और आर गॉडगिल थे। आर गॉडगिल और वी आर राव जो है ये अन्य सदस्य थे। बाकी इसका जो चेयरमैन बने गए थे वह पीसी महालनोबिस जी चुने गए थे। तो इस प्रश्न जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऋग्वेद में अष्टम मंडल की जो रचना है वह किसने की है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा कर्ण और अंगिरस ने ऋग्वेद के 8वें मंडल को जो है लिखा है। बाकी अन्य जो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र यह 3य मंडल को लिखे हैं, भारद्वाज जो है वह 6ठे मंडल को लिखे हैं और अत्रि ने यह 5वें मंडल को लिखा है। तो 8वें मंडल को कर्ण और अंगिरस ऋषियों ने लिखा है, विश्वामित्र ने 3रे मंडल को, भारद्वाज ने 6ठे को और 5वें का आपको अत्रि ने लिखा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5, 8, 4 या 3। यहाँ पे मैप आपको प्रदर्शित किया गया है। यह कुल 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय कुल भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उनमें आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। यह कुछ इस प्रकार का है। यह आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और यह आपका आंध्र प्रदेश है। टोटल 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको बताना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 1969 से 1974 के मध्य चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था और यह जो योजना थी वो गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी और इसी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1869 में। और उस टाइम जो भारत की प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी जी थी, भारत की प्रधानमंत्री। आपको बताना है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक का रेपो रेट कितना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि आप लोग हाल ही में न्यूज़ में देखे होंगे कि आरबीआई ने 2 बार रेपो रेट को बढ़ाया और यह वर्तमान में बढ़कर 5.40 हो गई है वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पे आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है और वर्तमान में यह 5.40 है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह पहला है, पहले स्थान पर भारत है
और दूसरे स्थान पर आप भी जान लीजिए वह यूएसए है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884, 1882, 1893, 1896। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1893 में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। आप लोग बार बार परीक्षा में डूरंड रेखा किस देश के मध्य, या बार बार परीक्षा में पूछता है प्रश्न, कभी कभी यह भी पूछा है कि डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था। इसके लिए आप लोग जान लीजिए इसका निर्धारण 1893 में किया गया था। और वर्तमान में जो रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है उसके और अफगानिस्तान के मध्य यह डूरंड रेखा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 12 जनवरी, 22 मार्च या 8 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह प्रत्येक 12 अगस्त को मनाया जाता है, यह चीज़ होगा। बाकी अन्य डेटा आप लोग जान लीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस वो आपके 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। और 22 मार्च को यह आपका प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पद्मनाभ मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी केरल में स्थित है पद्मनाभ मंदिर। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं? 5, 8, 9 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कुल 8 नृत्य विधाएं हैं शास्त्रीय नृत्य की भारत में। और यह विधाएं आप भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में है, कथक यूपी में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी उड़ीसा में, सत्रिया असम में और मोहिनीअट्टम या केरल में है। यह कुल 8 हैं। इनको एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर में, उड़ीसा में ओडिसी, सत्रिया यह आपके असम में और मोहिनीअट्टम भी केरल में है। तो टोटल 8 सत्रीय नृत्य विधाएं हैं भारत में। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बिलियर्ड्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। अब तक कुल कितनी भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? 4, 5, 6 या 7? तो टोटल 6 महिलाएं हैं भारतीय महिलाएं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। और इनमें रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी चिल्लर। तो टोटल 6 भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972, 1980, 1986 या 1990? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उस्ताद बिंदा जो है किससे संबंधित है? सारंगी, वायलिन, संतूर या बांसुरी? तो इनका जो संबंध है वह सारंगी से है। उस्ताद बिंदा एक सारंगी वादक हैं प्रसिद्ध। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। नेक सेक जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई या रघुराम राजन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी झुम्पा लाहिरी ने नेम सेक नामक पुस्तक लिखी है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, ये आपके करंट अफेयर से प्रश्न बनाया गया है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 मिला है? 27, 28, 29 या 31? तो इस वर्ष कुल 29 लोगों को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इनमें आपके 15 जो है बॉयज़ थे और 14 जो है वह गर्ल्स थी। और टोटल 3 यूपी के जो बच्चे हैं उनको दिया गया है। जो यूपी SSSC वीडियो एग्जाम होने वाला है वो लोग इसको नोट करते चलेगा। अब आप लोग तीनों लोगों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन 3 लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 मिला है उत्तर प्रदेश के। इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगस्त 2022 में संघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश की राजधानी ताशकंद में आयोजित की गई है? ये आपको राजधानी बतानी है, किस देश की राजधानी है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या ईरान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो राजधानी है यह उज्बेकिस्तान की है, जहाँ पर SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। और इसमें भारत तरफ से भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वह इसमें शामिल हुए थे। बात करते हैं SCO की जो स्थापना है वह वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई है और भारत इसमें वर्ष 2017 में शामिल हुआ था। और वर्तमान में इसके कुल 8 सदस्य देश हैं, जिनमें आपका चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान। तो टोटल 8 सदस्य देश हैं इसके, और इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो चीन की राजधानी बीजिंग में है। बीजिंग में जो है एससीओ संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। आए देते हैं अगला प्रश्न लोग। 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो यह जो सम्मान है यह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है, और यह जो पुरस्कार यह यूएसए द्वारा दिया जाता है लिबर्टी मेडल। 2022 का जो लिबर्टी सम्मान है यह व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया जाएगा, और यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और जैसा कि आप जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए किस एक ब्रांड के तहत एक नई परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर लागू किया है। भारत, आयुष्मान, हिंदुस्तान या स्वदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। अब एक ब्रांड होगा वह भारत का होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किस देश की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह किस देश की पूर्व चांसलर रही। इटली की, मिस्र के, चीन के, जर्मनी की। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं एंजेला मर्केल, जिन्हें 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने शरणार्थियों के लिए जो मदद की थी उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की जो स्थापना वह 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। डीआरडीओ के जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वह कौन है। समीर वी कामत, अनिल कुमार, भानुपंत या इनमें से कोई नहीं। तो डीआरडीओ जो नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वह समीर वी कामत हुए हैं, और इन्होंने डीआरडीओ के जो चेयरमैन रहे हैं यह जी सतीश रेड्डी, उनकी जगह इन्होंने ली है समीर वी कामत ने। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश ने बाढ़ के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या चीन। तो यह जो है पाकिस्तान ने आपातकाल घोषित किया, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है बाढ़ के कारण। काफ़ी क्षेत्रों में पाकिस्तान के बाढ़ का पानी घुस गया, इसी कारण इसने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। आपको बताना है कि जोरावर क्या है। रडार प्रणाली है, लाइट टैंक है, मिसाइल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह एक लाइट टैंक है जोरावर, और यह दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों हर प्रकार के मौसम में जो है यह लड़ाई करने में सक्षम है, और यह एक लाइट टैंक है जोरावर। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2021 में इसकी जो प्रजनन दर रह गई है वो 0.81 रह गई है। वह देश कौन सा है। जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी दक्षिणी कोरिया की जो प्रजनन दर है वो विश्व में सबसे कम है, और इसकी जो प्रजनन दर है वो 0.81 हो गई है। सबसे पहले आप लोग भारत का जान लीजिए। भारत की जो अभी हाल ही में जो डेटा आया है, भारत की जो प्रजनन दर है वो 2 है। 2.0 जो है भारत की प्रजनन दर है। यह आपके मैथ सेक्शन में प्रश्न बनाया गया है, और पहले डीआई है। यहाँ पे एक विद्यालय दिया गया है और कक्षा 10 और 11 के परिणामों की जानकारी दी गई है डीआई के माध्यम से। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न लोग। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये आपका कक्षा 10 है और कक्षा 11 आपका पीला है। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन किया है वो आपके 2009-10 में किया है, और दोनों ने 90 किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस वर्ष कक्षा 10 और 11 के परिणाम में सबसे अधिक अंतर रहा है, सर्वाधिक अंतर रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो जो सबसे अधिक जो अंतर रहा है वो वर्ष 2008-9 में रहा है, और यह अंतर आपका 10 का अंतर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, 2008-9। इनमें दोनों कक्षाओं में जो है सबसे अधिक अंतर रहा परिणाम में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कक्षा 10 का औसत परिणाम और कक्षा 11 के औसत परिणाम से कितना कम रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कक्षा 10 का औसत परिणाम निकाल लेते हैं। 5-6 में 70 रहा है, 6-7 में 85 रहा है, 7-8 में फिर 85 रहा है, 8-9 में 80 रहा है,
और 2009-10 में आपका 90 रहा। तो टोटल 5 5 10 हो जाएगा, और 8 8 16 8 24 8 32 32 8 41 हो जाएगा, 410। और 5 साल का है तो 410/5 में लोग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 82 आ जाएगा। और कक्षा 11 का हम लोग निकालेंगे, पीला वाला जो दिया गया है ये आपका 75 है, दूसरा आपका 80 है, तीसरा आपका 85 है, चौथा आपका 90 है, और पाँचवा आपका भी 90 है। तो टोटल 5 5 10 हो जाएगा। ये 0 8 8 16 8 3 24 24 9 आपका 33 हो जाएगा, 33 9 42 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो 420/5 हम लोग कर देंगे तो यह आपका एवरेज जो आ जाएगा वह आपका 84 आ जाएगा। 84 आपका एवरेज आ जाएगा। 8 4 32 और 4 25 20 हो जाएगा। तो जो अंतर पूछा जा रहा है तो आपका 2 का अंतर प्राप्त होता है हमें, तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। तो कक्षा 10 और 11 के जो औसत परिणाम का जो अंतर होगा वो आपका 2 का होगा। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस वर्ष कक्षा 10 और कक्षा 11 के जो परिणाम है एक समान रहा है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ष 2009-10 में दोनों का जो परिणाम है वह एक समान रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कितने वर्षों में कक्षा 10 का परिणाम कक्षा 11 के परिणाम से बेहतर रहा? तो आपको देखना है कक्षा 10 अर्थात नीला वाला, नीली जो रेखा है कब बड़ी हो रही है सभी में। तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे है, यह भी बराबर है, यह नीचे है और यह बराबर है। तो एक वर्ष जो है सिर्फ बड़ी रेखा है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, सिर्फ एक वर्ष में बेहतर परिणाम रहा है कक्षा 10 का 11 की अपेक्षा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। ये आपकी नई DI है। यहाँ पे 5 कॉलेज में लड़कियों और लड़कियों का जो है डेटा दिया गया है और एक की जो वैल्यू है आपकी 1000 मानी गई है। यहाँ पे 5 कॉलेज हैं, ABCDE 5 कॉलेज हैं, और यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ की डेटा दिया गया है। सभी कॉलेज की लड़कियों की औसत संख्या ज्ञात करना है। तो गर्ल्स आपकी जो है वह नीली टाइप में है, ये आपका 25 30 20 30 और 32.5। तो हम लोग इसको काउंट करते हैं, यहाँ पे डेटा निकालते हैं 25 30 20 फिर 30 और फिर इसके बाद 32.5। तो ये आपका 7 हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13। तो ये 137.5 हो जाएगा। और यह 5 कॉलेज की है तो 137.5 भागे हम लोग 5 करेंगे तो ये आपके 5 2 10 हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा, और 5 5 25 जाएगा। तो ये आपका 27,500 इसका आंसर आ जाएगा। यह औसत लड़कियों की संख्या है कॉलेज में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कॉलेज डी और ई की कुल लड़कियों की संख्या ABC के कॉलेज की लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो हम लोग DE की कुल लड़कियों को देख लेंगे। D और E की कुल लड़कियां जो हैं वो 30 और 32 अर्थात ये आपके 62.5 हैं। ABC की कुल लड़कियों की संख्या हम देख लेंगे 25 30 आपके 55 हो गई, और 55 20 75 हो गई। इनको आपको बताना है कितने परसेंट है इसका, तो हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग काट लीजिएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो आपको काटने पर आपका इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 83% आ जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आप लोग पूरा हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कॉलेज डी की लड़कों की संख्या और कॉलेज बी के लड़कों की संख्या का आपको अनुपात बताना है। कॉलेज डी में लड़कों की जो संख्या है वह आपकी 22 है, और कॉलेज बी में लड़कों की संख्या आपकी 25 है। तो इनका जो अनुपात होगा वो 22:25 होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, आपको बताना है कॉलेज में सबसे अधिक स्टूडेंट किस कॉलेज में है। स्टूडेंट में आप जानते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ जाएंगे, तो टोटल आपको सबसे अधिक संख्या आपको बतानी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपके 55 हो जाएंगे, ये आपके 53 हो जाएंगे, ये आपके 52 हो जाएंगे, और ये 50 हो जाएगा, और ये आपके 48 हो जाएंगे। तो सबसे अधिक जो स्टूडेंट हो रहे हैं वो आपके कॉलेज बी में हो रहे हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 55 स्टूडेंट होंगे कॉलेज बी में। आपको बताना है किस कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का जो संख्या है उनमें सबसे अधिक अंतर है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे अधिक जो अंतर है वो आपके ई में है। जो लड़कियों की जो संख्या है 33 है, और लड़कों की जो संख्या आपकी 20 है। इनके जो बीच जो अंतर आपका 13 दिखाई दे रहा है। बाकी सबसे
सब में जो है कम अंतर है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। टीवी के उत्पादन और मांग को प्रदर्शित किया गया है। इसके संबंध में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। उत्पादन की तुलना में अधिक मांग वाली कंपनियों और मांग से अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियों का अनुपात आपको बताना है। यहाँ पर नीले कलर से आपको डिमांड दिखाया गया है और लाल कलर से आपको प्रोडक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ए में जो है डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन आपका कम है। इसी प्रकार से सी में भी प्रोडक्शन आपका कम है, डिमांड ज़्यादा है, और ई में भी प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो ये आपका 3 अनुपात पहले हो जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बाकी क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं हम लोग। बी में जो है आपके प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिमांड कम है। इसी प्रकार से डी में प्रोडक्शन आपका ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो इसका जो अनुपात होगा वो ऑप्शन डी है, 3:2। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पांचों कंपनियों की मांग और उत्पादन में अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड को डिनोट करेंगे। डिमांड आपका 3300 है, 1200 है, 3000 है, 600 और 2500। 25 6 31, 31 30 61, 61 12 73 और 73 33 आपका 10,600। इसी प्रकार से हम लोग प्रोडक्शन को देखते हैं। प्रोडक्शन आपका 2200 है, 2700 है, 1500 है, 1800 और 1000 है। 22 27 आपका 49, 49 15 आपका 64, 64 18 82 और 82 1000 आपका 9200। इनका हमें अंतर निकालना है, ये आपका 1400 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मांग और उत्पादन में अंतर है 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, कंपनी डी की मांग और कंपनी ई की मांग का कितना प्रतिशत है? लगभग दोनों का प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डी की मांग आपका 6 है और ई की मांग आपका 25 है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे लगभग 1/4 अर्थात 25% का समथिंग है। तो टोटल हम निकाल लेंगे इसका ऑप्शन सी जो है 24%। ये आप लोग डिटेल के देख सकते हैं। 600/2500 गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे, ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लोग काट लेंगे तो ये आपका 24% आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है लगभग। कंपनी बी और डी के उत्पादन और मांग का अनुपात क्या है? तो बी का प्रोडक्शन सबसे पहले हम डिनोट करेंगे, ये आपके 2700 है, और कंपनी डी का जो प्रोडक्शन आपका 1800 है, तो ये आपका 4500 हो जाएगा। और कंपनी बी की जो मांग है वो आपकी 1200 है और कंपनी डी की जो मांग है वो आपकी 600 है। तो 12 600 1800 रुपये हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 से हम काट देंगे तो ये आपका 5:2 हो जाएगा। कंपनी बी और डी के उत्पादन और मांग का जो अनुपात होगा वो 5:2 होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कंपनी ई की मांग और उत्पादन कंपनी सी की मांग और उत्पादन का अनुपात क्या होगा? कंपनी ई की मांग और उत्पादन ये आपका 3500 हो जाएगा, ये टोटल करेंगे। और इसी प्रकार से कंपनी सी की मांग और उत्पादन आपका 4500 हो जाएगा। इनका आपको अनुपात निकालना है, ये आप कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 7:9 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित पाई चार्ट में 5 विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रदर्शित किया गया है। आइए देखते हैं इसके संदर्भ में पहला प्रश्न। विद्यालय डी में छात्रों की संख्या आपको बताना है, और यहाँ बताया गया विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है आपकी 8500 है। तो विद्यालय डी में कुल जो छात्र हैं आपके 17% हैं। तो 8500 का 17% हम लोग निकाल लेंगे। 8500 का 17% इससे कैंसिल हो जाएगा। 17 × 5 = 85, 17 × 8 = 36 और 8 जो है वह 44 हो जाएगा। तो टोटल 1445 छात्र हैं विद्यालय डी में। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। विद्यालय ए और सी के छात्रों की संख्या में आपको अंतर बताना है। ए में आपके 15% है, सी में आपका 25% है। इन दोनों का अंतर आपका 10% है। और 8500 का 10% आप लोग निकालेंगे, मुजबानी आप लोग निकालेंगे, 8500 का 10% आपका 850 आएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सबसे कम विद्यार्थी किस विद्यालय में है? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे जो परसेंटेज कम वो 15% है, और यह 15% आपका विद्यालय ए का है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1955 है? तो इससे पहले हम लोग 17% वैल्यू निकाले थे, वो आपके 1445 है। इससे ज़्यादा वाला वैल्यू ही इसका आंसर हो सकती है। सबसे पहले हम लोग 23% निकालेंगे। तो 8500 का 23% हम लोग निकालेंगे, 23%, ये आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 × 25 = 15 और 8 × 3 = 24, 24 से 25 हो जाएगा। 2 × 25 = 10 और 8 दूनी 16, 16 × 1 = 17।
तो 5 5 ये 9 ये टोटल जो आंसर आ रहा है ये 1955, यह 23%, अर्थात यह जो 23% है वह ऑप्शन सी ई की जो विद्यालय की जो विद्यार्थियों की संख्या है वह आपकी 1955 है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय बी और डी के छात्रों का योग कितना है? विद्यालय बी में 20% है और डी में आपके 17% है, तो टोटल 37% की जो वैल्यू हमें निकालनी है, 37% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपका 85 100 गुणे 37 बटे आपका 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 8 × 7 = 56, 56 3 59 हो जाएगा, और 3 × 5 = 15 और 8 × 3 = 24, 24 से 25, ये आपकी 5 9 × 5 = 14, 5 × 5 = 10 से 11 हो जाएगा, और 2 3145 इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बी और डी के छात्रों का जो योग होगा वो आपकी 3145 होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% हानि पे बेचता है। अगर वह 80 रुपये अधिक बेचता तो 5% का लाभ होता। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 5% की हानि होती और 5% का उसे प्रॉफिट होता। इनका जो अंतर होगा वो 10% का होगा, और यह अंतर आपका 80 रुपये के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे 1% जो वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। हमें 100% वैल्यू निकालनी है तो ये आपकी 800 आ जाएगी, जो आपके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पहले 10 आभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो पहले जो सबसे छोटी संख्या आभाज्य संख्या वो आपकी 2 है, 3 5 7 11, फिर 13, फिर 17 19, फिर आपके 23 और 29। ये आप लोग टोटल कर लीजिएगा, और संख्या आपकी 10 है, और ये आपका आ जाएगा 129 और बटे 10, ये टोटल 12.5 इसका औसत आ जाएगा। ये आप लोग कई तरीक़ा से लगाए होंगे, तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला प्रश्न है 1089 है और अंडर रूट में 289 है। तो 1089 का जो वर्गमूल होता है वह आपका 33 होता है, और इसी प्रकार से 289 जो वर्गमूल होता है वह 17 होता है, और दोनों का योग आपका आ जाएगा 50, और यहाँ पे वर्गमूल में रखा गया है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके 2.5 आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पी और क्यू की वर्तमान आयु 7:9 में है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो आपको क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यह 7:9 है और यह 5:7 है। आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों का अंतर आपका 2 है, और 2 का अंतर आपका 10 साल के कारण है। तो एक की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो हमें निकालना किसका? क्यू का। क्यू अर्थात क्यू की वर्तमान आयु ये वाला है वो 9 है। एक की वैल्यू 5 है तो 9 की वैल्यू आपकी 45 वर्ष आ जाएगी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगले जो टेस्ट में इससे रिलेटेड और प्रश्न कराए जाएंगे, जिससे इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपको देखते हैं। आप लोग देखिए, आपको ए की वैल्यू आपको बतानी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर अगर जो है शून्य की घात लग जाती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे शून्य कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू 1 हो जाएगी, और यह ए की वैल्यू अगर हम लोग माइनस में रख देंगे -1, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 5 की वो जो 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी -1 होगी। आगे देते हैं अगला प्रश्न लोग। ये आपके रीजनिंग सेक्शन प्रश्न है। उषा कमला से तेज दौड़ती है। उषा जो है कमला से तेज दौड़ती है। प्रीति स्वाति की तुलना में धीमी चलती है। प्रीति जो है स्वाति की तुलना में धीमी चलती है। स्वाति कमला की तुलना में तेज चलती है। स्वाति जो है कमला की तुलना में तेज चलती है। सबसे धीमा कौन चलता है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें सबसे जो धीमा वह प्रीति चलती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1 मार्च 2014 को जो है कौन सा दिन था? तो आप लोग इससे पहले जो पहले टेस्ट में कराया था 144 वाले सूत्र से 025 036 146। तो यहाँ मार्च पूछा है 4 हो जाएगा, 1 + 4 और वर्ष 2000 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 14 को हम पूरा रखेंगे, और यहाँ पे 3 लीप ईयर है और 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 6 1 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 4 3 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 14 यह कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 0 आपका शनिवार आता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे निष्कर्ष से प्रश्न लिया गया है। कथन है कुछ व्यक्ति महान होते हैं। दूसरा कथन आपका कुछ व्यक्ति
बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इनमें आपको बताना है कौन सा एक सही है। केवल निष्कर्ष एक वैध है, निष्कर्ष दो वैध है, दोनों वैध है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी, दोनों जो निष्कर्ष हैं वो वैध नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सुभाष की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। आपको बताना है सीमा का सुभाष से क्या संबंध है। तो सीमा सुभाष की माता जी हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यह रीजनिंग के बेसिक प्रश्न है। एक दिन में घड़ी के मिनट और घंटे की सुई कितनी बार मिलती हैं? तो यह आप लोग डायरेक्ट याद किए होंगे। यह टोटल 22 बार मिलती हैं मिनट और घंटे की सुई। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यह हिंदी सेक्शन से पहला प्रश्न है और यहाँ पे पहला गद्यांश दिया गया है। आप लोग गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक लीजिए। इससे रिलेटेड देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। लोग उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक कौन सा है? जिन्होंने गद्यांश पढ़ लिया होगा उनको शीर्षक इसका पता चल गया होगा। इसका जो ऑप्शन सी है शांत रहो सुखी रहो, इस गद्यांश का सही शीर्षक है। आए थे अगला प्रश्न। लोग क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह मनोयोग है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग क्रोध को काबू में रखने से कौन मुख्यतः जो रोग हैं वह दूर हो जाते हैं? तो पाचन क्रिया से जुड़े जितने रोग होते हैं वह क्रोध को काबू में रखने से दूर हो जाते हैं। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो चिंता की जो रेखाएं हैं वह ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग परिलक्षित शब्द का अर्थ क्या होगा? परिलक्षित शब्द का जो अर्थ होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा हो। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह आपका दूसरा पैसेज है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक लीजिए। आते हैं इससे रिलेटेड पहला प्रश्न। राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है, वह कौन सा है? इसका जो ऑप्शन बी है राष्ट्र की एकता का द्योतक है। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्र का गौरव सुरक्षित जैसे रह सकता है जैसे राष्ट्र की एकता का जैसे स्वभाषाओं को ग्रहण करने से। राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है स्वभाषाओं को ग्रहण करने से। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में कौन समर्थ होते हैं? जो वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मातृभाषा वह भाषा है जो स्वाभाविक, ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। विचार विनिमय के माध्यम जो है किसे वाणी का वरदान प्राप्त है? तो यह मनुष्य को वाणी का वरदान प्राप्त है विचार विनिमय के लिए। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मधुबाला ये आपके हरिवंश राय बच्चन जी की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हवा का पर्यायवाची प्रकंपन होता है। यह ऑप्शन इसका ए सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग नहीं है। कुटुंब, प्रांत, विद्यापीठ ये सभी जो है पुल्लिंग है। प्रजाति जो शब्द है यह पुल्लिंग नहीं बल्कि है स्त्रीलिंग है। खुलेआम मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी उदारता से। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अभीप्सा होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग यह इंग्लिश से पैसेज लिया गया है। पैसेज को आप लोग रीड कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड पहला प्रश्न। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, वह आपके व्हेल है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। वेजिटेबल ऑयल इज मेन यूज्ड फॉर कुकिंग होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसी प्रकार से द ऑफ फिश यील्ड नोरिशिंग ऑयल, यह जो है लीवर में होता है। इसका जो ऑप्शन ए है द लीवर ऑफ फिश यील्ड नोरिशिंग ऑयल। ऑप्शन ए सही है। सक्सेसर का जो है एंटोनिम होता है आपका प्रेसिडेंट होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।